नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और समय नजदीक आ चुका है। आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, दिन रात आप लोगों के लिए एक किया हुआ हूं। आज टाइम लग गया था एसएसटी वाली मैराथन को उसको फाइनल रूप देने में, और कल वो हो जाएगी। और आज आप सभी के लिए है ये एक और पेपर जो आपने कहा था कि सर करवा देना पिछला वाला। मैंने 2025 के अंदर ये पेपर मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि 2025 में सितंबर 2025 में जब पेपर हुए थे सितंबर के मंथ में, तब मैंने जो है 2022 और 23 वाले जो पेपर हुए थे ना, उनका रेफरेंस लिया था। और मैं आप यकीन करिए आरपीएससी ने 2022-23 वाले जो पेपर हुए थे और बाद में री एग्जाम भी हुए थे, सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न 2025 में दिया था। 2025 वाला पैटर्न है वो आपका 12 तारीख के बाद में जितने भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 4 ग्रुप के, सेम डिट्टो पैटर्न देंगे ग्रुप ए बी सी डी के अंदर। तो एक ये बचा हुआ था जो 8 सितंबर को ग्रुप बी का हुआ था, और एक कल सुबह और करवा दूंगा। तो इसमें देख लो, ये पहला प्रश्न है, बारडोली के मंदिर की विशेषता कौन सी नहीं है। आ जाओ शुरू करें। और ये क्लास कल सुबह होगी। कल सुबह का मेरा प्लान भी सुन लीजिएगा। कल सुबह एक तो पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडिया उसके भी 100 क्वेश्चंस, और एसएसटी की शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स ऑफ एसएसटी 1 घंटे की, ये 3 घंटे की ये क्लास होगी। और उसके बाद 12 बजे के बाद वो आपकी ये क्लास होगी, सिर्फ लाइव रहेगी, तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाना। ये क्लास 1000 प्लस प्रश्नों की 12 बजे बाद होगी, उससे पहले 3 क्लासें और लूंगा, ठीक है। ओके, आ जाओ। पहला प्रश्न क्या कह रहा था, बारडोली मंदिर की विशेषता कौन सी नहीं है। आ जाओ। बारडोली का मंदिर शिव भगवान शिव को समर्पित चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, 1 घंटे में प्रश्न कराऊंगा, व्याख्याएं आप पढ़ते रहना, मैं कुछ जनरल डिस्कशन और ट्रिक्स बता करके पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। चलिए, आपका भी समय बचेगा। 2.5 घंटे कल वाला पेपर सॉल्यूशन का रहा था, आज वाला और कल सुबह वाला ये 1-1 घंटे के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो। निम्न में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिरों की नहीं है। बारडोली आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, और इसकी हम बात करें तो ये आपके नारी का सुंदर अंकन इसमें किया गया है। स्तंभों पर उत्कीर्ण कलाकारी है, पंचायतन शैली है, लेकिन सादगीपूर्ण सिंपल छतें नहीं है, बल्कि सादगीपूर्ण छतों की जगह कहेंगे छतें अलंकृत है और नक्काशीदार है। ये बारडोली का जो मंदिर है रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है, और बारडोली का भगवान शिव को समर्पित छतें आप देख सकते हो। जब फोटोज देखते हो तो चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। जब आप ऐप में पढ़ते हो तो मैं हर चीज का फोटो लगाता हूँ, ठीक है, उससे क्या है, चीजें क्लियर हो रही है। ये देखो अलंकृत किया हुआ कि नहीं किया है, सजावट, सादगी सिंपल नहीं है, सजावट है, ठीक है। नारी सौंदर्य अंकन वगैरह सब है। नटराज विशेषता याद करना। किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन, यहाँ पर पहले राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन आपका सही है। राधा कृष्ण का सौंदर्य किया गया है और सौंदर्य अंकन है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी ओढ़नी है, बिल्कुल है, जिसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। और इस शैली के चित्रकारों का नाम सीताराम है, भवानी दास है और कल्याण दास है। और एक आपके जो है नागरीदास जो है उनके राजा और उनके चित्रकार निहाल चंद। तो ये ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ये आप अच्छे से पढ़ना कि इसको एरिक डिक्सन ने जो है एरिक डिक्सन ने इसको प्रकाश में लाया फयाज अली के साथ में, सावन सिंह जो थे, और अमीर चंद, लाडली दास वगैरह, ये याद रखना। होली के अवसर पर एक नान का प्रोग्राम होता है कि नहीं होता है, तो इसका आयोजन है वो नान कहाँ की फेमस है, ये आपसे पूछा है। नान है वो सांगोद की फेमस है, और सांगोद आपको याद रखना कोटा के अंदर स्थित है। सांगोद कहाँ का है, कोटा का। रामानंद रामानुज वल्लभ, ये दादू वगैरह, कोई भी संप्रदाय के बारे में एक स्टेटमेंट, या एक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अपने जो अलवर के धौली दूब के लालदास जी। तो ये ज्यादा पूछा जा सकता है। तो रामानंद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट रामानंद जी के बारे में दिए गए कथनों में से सही है। रामानंद जी की बात करें, संत पीपा जी के निवेदन पर रामानंद जी जो है राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही कथन है। ये दक्षिण से राजस्थान आए थे और रामानुज के शिष्य थे, ठीक है, रामानुज के शिष्य थे।
और रामानुज ने दक्षिण के अंदर तोताद्री स्थान बनाया था, इन्होंने उत्तर तोताद्री यानी गलता तीर्थ जयपुर का वो बनाया था। रामानंद का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। इनके शिष्यों ने शास्त्रार्थ में कई लोगों को हराया था और ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन सही है। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत के अंदर हम बात करें, भक्ति आंदोलन के रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक हैं और दास भाव की इन्होंने भक्ति की थी। कैसे भाव की भक्ति की थी? दास भाव की। एसएसटी की पीडीएफ टेलीग्राम में ऐप में डाली हुई है और A4 साइज की आज टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। अब क्या करें, वो टाइपिस्ट उसको टाइप करेंगे तब भेजेंगे ना। 12 शिष्य हैं रामानंद जी के, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कौन से नहीं है, तो नाम याद कर लेना इसमें। और रामानंद की ये पीठे भी आपके फर्स्ट ग्रेड में एक बार पूछी गई थी, गलता और रेवासा वाली। ठीक है, अग्रदास जी की रेवासा वाली अग्रदास जी से संबंधित है। तो ये 12 शिष्यों में कबीर भी है, धन्ना भी है। धन्ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले ही धन्ना का प्रश्न पूछा गया था, भक्ति आंदोलन की शुरुआत के संबंध में धन्ना का प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, धुवन गांव टोंक का है। तो धन्ना भी है, पीपा भी है, रैदास भी है, कबीर भी है। ये सब इनके शिष्य है, इनके रामानंद जी के। और रामानंद जी खुद शिष्य है रामानुज जी के और दक्षिण से उत्तर आए। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। जैसलमेर के लोक संगीत के अंदर मुख्य रूप से ख्याल गाया जाता है। ख्याल गाया जाता है जैसलमेर के अंदर है वो आपके कौन सी ख्याल है? तो है वो आपके मुमल महेंद्र की ख्याल है, ये ए ऑप्शन है। तो मुमल महेंद्र की प्रेम कहानी वो आपके जैसलमेर क्षेत्र में फेमस है, आप सभी को पता है। और बाकी सभी ख्यालें कौन सी कहाँ की है, जैसे लाल सोट है तो वो आपकी दौसा की है ना। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? साहित्यिक ग्रंथ दे देंगे, सामने उनके लेखक के संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजविलास कविमान का, बुद्धि विलास बखतराम शाह का, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। और बुद्धि विलास देखो, राजविलास कविमान का है और बुद्धि विलास बखतराम शाह का है, विजय विलास बिशन सिंह बारट का है, लेकिन भीम विलास है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। ये आपके किशन जी आडा ने 1879 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसर पर हुई थी। ऐसे राज्यपाल जिनके समय में 2 बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया गया था वो थे रघुकुल तिलक। अब कब की बात है? 77 और 80 की बात है। आगे आ जाओ। राजस्थान के राज्यपाल की पहचान कीजिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाना और हटाना, ये देखो एक ही प्रश्न टाइप का थोड़ा और पूछा गया है। रघुकुल तिलक है और यहां पर भी आपको वापस लेने की और मतलब राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसर पर की गई। ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था। रिपीट मतलब 2 बार एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ लिया है, बाकी आंसर तो एक ही था। ठीक है, ओके आगे आ जाओ। रघुकुल तिलक हो गया। ठीक है, आगे देखिए। एक ये थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है और रिपीट होता है हर बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स में भी, कि दुकुल है, अंशुक है, वसन है। दुकुल, अंशुक, वसन ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान है? ये जो कपड़े हैं वो किस टाइप के हैं? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है। ये साड़ी के प्रकार है, इसका मतलब स्त्रियों की वेशभूषा है। दुकुल है, वसन है, चोल है, चीर पटोरी है, ये भी कई बार आता है। ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना। अब कौन सी ओढ़नी कब कब क्या पहनी जाती है तो वो एक छोटा सा रिवीजन आप लोग कर लेना। कटकी है तो अविवाहित कन्या पहनती है। तारा भात की ओढ़नी है। कैरी भात या ज्वार भात की ओढ़नी है। पोमचा है, थोड़ा ध्यान रखिए। दामनी मारवाड़ के अंदर जाट महिलाओं द्वारा लाल ओढ़नी। लहरिया है तो श्रावण का हो गया। कच्छाबू है तो भील महिलाओं का गागरा होता है। नांदना भी आदिवासी विशेष रूप से भीलवाड़ा सेक्टर के अंदर होता है। ठीक है, राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? शिक्षा विभाग का प्रभार नाथूराम जी मिर्धा के पास में था। और ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अनुसार यहाँ पर कौन प्रथम विधानसभा के अंदर प्रथम मुख्यमंत्री बलवंत सिंह मेहता कौन थे, विधि मंत्री हैं रामकिशोर जी व्यास वगैरह, ऐसे और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ में पढ़िएगा। कल वाला जो पेपर मैंने करवाया था सेम ट्रेंड पर, बाकी पूरे साल आप लोग पढ़ते हो, एसएसटी का बैच पढ़े हो। अब आगे ईओ आरओ और वीडियो पटवारी की तैयारी जरूर करना। तो कोई दिक्कत हो तो कॉल मैसेज कर देना।
निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों को आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कई बार याद रहते भी हैं, नहीं भी रहते, इतने सारे सचिव रहते हैं, किस किस का नाम याद रहे? चलो सीएम तो याद रह जाए, राज्यपाल याद नहीं रहते तो हम मुख्य सचिव कहां से याद रहेंगे? ठीक है, हाँ पीडीएफ इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन करो। आज ही 5 लाख विद्यार्थी हो गए हो आप लोग, है ना, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिवचरण जी माथुर का टीवी रमन है वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी हरिदेव जोशी में नरेश चंद्र है, टीकाराम जी शिवकेश्वर है, शिवेश्वरकर, और जगन्नाथ पहाड़िया में एम के वली है। तो क्या होता है कि सचिव वाले प्रश्न में ज्यादा रिस्क नहीं लेनी, सेक्रेटरी वाले में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति है तो उसके ऊपर ये आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, बताना कौन सा इसमें सही है। ऐसा आपके राज्यपाल में भी पूछा जा सकता है, आपको मंत्रियों के संबंध में, किसी के संबंध में भी अनुच्छेद जिसका संविधान में उल्लेख है आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। अनुच्छेद 173 के अधीन योग्यताएं होनी चाहिए, तभी मतलब जिस पद के लिए वो है वो योग्यताएं 173 के अंदर है, लेकिन अनुच्छेद 190 में निरर्हताओं का उल्लेख यहाँ पर अनुच्छेद गलत किया गया है। अनुच्छेद 191 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस है, 191 में डिस्क्वालिफिकेशंस है, 190 के अंदर नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री का कार्यकाल और नियुक्ति और स्थान का रिक्त होना, ये अनुच्छेद भी रट लेवे, परीक्षा में पूछी जाएगी। 1000 प्रश्न वाली क्लास नहीं होगी क्या? एक तुम्हारा गड़ो, एक मारा पैर, एक ही जान हूं। हाँ, जो सारे दिन घूमता रहता हूँ, सारे दिन तुम लोगों के लिए क्लास लगा तो जान लोगे क्या मेरी? करेंगे क्लास, कल लेंगे, ठीक है, कल लेंगे, कल खूब क्लास होगी। कल मैं आप लोगों को कम से कम 15 घंटे रिवीजन कराऊंगा, तो विद्यार्थी जरूर देखें। आगे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो कि सिलेबस से हट चुका है, हटा हुआ है, इसको आप अपने लेवल पे देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का, देखो प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की जो स्थायी समिति उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये सरपंच होता है। जो आपके सरपंच के संबंध में बताया गया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। उप सरपंच है उसकी अनुपस्थिति में होता है। वीडियो जो है वो सरकारी सचिव होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जनप्रतिनिधि या अध्यक्ष नहीं होता है। प्रधान है वो आपका खंड स्तर पर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा है कि 5 स्थायी समितियां कार्य करती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में 5 स्थायी समितियां हैं वो कार्य करती हैं, और उसमें कहा गया है कि प्रशासन और संस्थापन समिति का पदेन, पद से ही, यानी जो सरपंच होगा वो ही यहां पर उसके संबंध में क्या होगा? अध्यक्ष होगा। आरपीएससी, एक प्रश्न तो पक्का आएगा आरपीएससी का, 100% आएगा, एक या ज्यादा भी पूछ सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में, अब पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के संबंध में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 15, इसमें कह रहा है कि पद से हटाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी मामले की जांच, उच्चतम न्यायालय है वो मामले की जांच करके सकारात्मक रिपोर्ट करने के बाद किसी सदस्य को केवल कदाचार के द्वारा, ना कदाचार के द्वारा राष्ट्रपति हम इससे पद से हटा सकते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर है या उसको इन मापदंडों में पाता है। तो 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन यहां पर सही है। केवल राष्ट्रपति के पास में, नियुक्ति किसके पास में? नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल के पास में, लेकिन शारीरिक और मानसिक अक्षमता अगर हो तो वो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकते हैं। एज फास्ट एज यू कैन डू, एक फॉर्मूला लास्ट टाइम में, लास्ट के 24 घंटे है, थोड़ा इस बात को अपनाएं। एज फास्ट एज यू कैन डू, जितना जल्दी आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, फटाफट कवर करें फर्स्ट पेपर, एसएसटी, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम करें, नींद अच्छी लेवें। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधानसभा की जो कार्यविधि है उसके संबंध में
तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। तारांकित के लिखित उत्तर नहीं होते हैं। अतारांकित और अल्प सूचना के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों ही यहां पर गलत हो जाते हैं। अतारांकित हमेशा लिखित होता है, अतारांकित है तो लिखित होगा, ठीक है। और अल्प सूचना प्रश्न है वो लोक महत्व के विषय पर 10 दिन से कम नोटिस पर होता है और उत्तर इनका मौखिक होता है। तो ये उल्टी बात ऑप्शन में आरपीएससी की ट्रिक है। आरपीएससी हमेशा जो है डाटा आंकड़ा है ना छेड़छाड़ करती है, डाटा आंकड़ा के साथ क्या करती है, छेड़छाड़ करती है, उल्टी बात लिख देगी। ये आरपीएससी अपने पेपर के अंदर ट्रिक इस्तेमाल करती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। जब देखो राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सभा के किसी सत्र को आमंत्रित किया जाए, विधानसभा के सत्र को, तो अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को ऐसी तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा जो राज्यपाल द्वारा सभा की, जो राज्यपाल है उसके द्वारा सभा की बैठक बुलाने के निमित्त नियत किए गए हो, वह राजपत्र में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाएगा। यह स्टेटमेंट गलत है। परंतु यदि कोई सत्र अल्प सूचना से बुलाया जाए तो अध्यक्ष सदस्यों को सभा की बैठक की तारीख, समय, स्थान की सूचना अन्य किसी रीति से देगा जो राज्यपाल के निर्देशित हो। यह भी गलत है। तो कहने का मतलब एक पॉलिटी है वो सबसे लास्ट में करें। फिर से कह रहा हूं, पॉलिटी राजस्थान की हो, इंडिया की हो, कठिन प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं, तो उन प्रश्नों को सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। धन्यवाद। सत्र आहूत करने के संबंध में अनुच्छेद 174 कहता है कि सत्र बुलाने और भंग करने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास है और सदस्यों को सूचना है वो सत्र की तारीख के संबंध में सदस्यों को हमेशा विधानसभा सचिव देता है, अध्यक्ष नहीं देता है, सेक्रेटरी देता है। राजपत्र विज्ञप्ति है वो गजट में विज्ञप्ति जारी करने का कार्य भी सचिव ही करेगा और सत्र अंतराल है वो 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस, 19वें को छोड़ो, 19वां भी पूछा जा सकता है। पिछला क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो आपका जयपुर के अंदर होता है। और 20वें की बात करूं, लेटेस्ट 20वां यानी कि 2026 का पीसी महालनोबिस जयंती पर राज्य स्तरीय सांख्यिकी समारोह है, वह आपका कहां आयोजित किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है आपके संविधान जो है पार्क वगैरह सब जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। और इसका जो आयोजन है वह 29 जून को, इस बार भी 29 जून को आयोजित किया गया। इस बार की जो थीम थी वह है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ unlocking the potential of administrative data, तो ये इस साल की क्या है? थीम थी। अब पिछली बार पूछा तो मैंने कहा थोड़ा रिसर्च के साथ और बता देता हूं आप लोगों को ताकि आपके और काम आ जाए। अगला प्रश्न, ठीक है, इसको छोड़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करंट अफेयर्स के प्रश्न बड़े आएंगे, स्टेटमेंट वाले आएंगे। अगर आपके भेजे में बैठ रहा है तब तो करना है, और नहीं बैठ रहा है तो प्लीज स्किप करें, आगे बढ़ें। 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको छोड़ना है, चाहे 20 छोड़ो, 25 छोड़ो, 30 छोड़ो। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा करूंगी तो बाहर नहीं हो जाऊं कहीं, है ना, कम अटेम्प्ट करूं तो एक्यूरेसी बढ़िया हो। बड़े स्टेटमेंट वाले, हालांकि अगर आपने पढ़ रखे हैं तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे, और आपने पढ़ रखे हैं, सब अपने पढ़े हुए में से आएंगे। पिछली बार क्या है कि राष्ट्रीय ऊंट दौड़ की पहली प्रतियोगिता हुई थी और उसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर किया गया था। तो ये राजस्थान की लोक परंपरा विरासत को देखते हुए
राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का पहला एडिशन जुलाई के अंदर पुष्कर अजमेर में आयोजित हुआ था, जहां कई सारे स्टेट भाग लिए थे। और ये कैमलिन स्पोर्ट्स फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के बीच में उनके तत्वाधान में आयोजित हुआ था। और ये आपका पुष्कर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है। और ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। दोनों ही कथन सत्य है। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल, ये रामी देवी रामनारायण राठी, इनके ही बेटों ने बहुत बड़ा दान देकर के 100 करोड़ से भी ज्यादा का दान देकर के ये विद्यालय बनाया था। और ये प्रश्न पिछले साल 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया था, 2 से 3 बार। ठीक है, याद देखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया था। तो राजस्थान के अंदर जो पखवाड़ा मनाया गया था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। कह रहा है कि इसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो ऐसी नवी इवेंट कोई हो, जैसे राजस्थान दिवस के अंदर जो 7 दिन के अंदर अलग अलग इवेंट आयोजित हुई, तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी इवेंट उस समय आयोजित नहीं हुई। पद्मश्री पूछ सकते हैं आपसे, 15 अगस्त, ये 26 जनवरी की झांकी के संबंध में पूछ सकते हैं, जहां पर आपको ये जो उस्ता कला की झांकी निकाली गई थी, है ना। तो ये ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न भी इस बार पूछ सकते हैं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो कर्मचारियों के मामलों का निपटारा ये नहीं था, तो ये हालांकि घटना हो चुकी है, तो अब वापस नहीं पूछेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है राम आश्रय वार्ड। राम आश्रय वार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज के जो संवेदनशील वर्ग हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं, चाहे बच्चे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पक्के पूछे जा सकते हैं। राम आश्रय वार्ड, करंट अफेयर्स में 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे और आपको आंसर बताना है। मार्च 2024 से बुजुर्गों की स्वास्थ्य और उचित देखभाल अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में राम आश्रय वार्ड है वो शुरू किए गए। मतलब कहां पर? तो जिला अस्पतालों के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां पर राम आश्रय। अब इसका नाम भी पूछा गया है कई बार, राज आश्रय है कि राम आश्रय है कि वृद्धा आश्रम है, कई तरह के राम आश्रम, ये ध्यान रखना है, अलग से प्रश्न पूछा गया है। राम आश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे। 10 फाउलर बेड पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। अब तो ऐसा भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 10 हैं वो फाउलर बेड हैं। दोनों कथन सत्य हैं। तो ये योजना है वो आपका बुजुर्गों के सम्मान के लिए है जिला अस्पतालों के अंदर, और 10 बिस्तर इसके लिए अलग से दिए जाते हैं। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC की मांगों की समीक्षा के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कमेटी, एग्जाम से 3 महीने पहले का करंट इसमें पूछा गया था। पूछ रहा है इसमें कमेटी जो है वो कौन कौन सदस्य शामिल थे, उसमें से कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं था। तो जोराराम कुमावत उस समय इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सारे के सारे इसमें शामिल थे। तो कोई भी ऐसा वर्ग है समाज का, उसके कल्याण के लिए कोई कमेटी बनी है, तो आप थोड़ा उसका रिवीजन करते टाइम ध्यान रखें। पॉलिटी करवा दो। पॉलिटी और ज्योग्राफी की 100 क्वेश्चन की 1-1 घंटे की क्लास कल सुबह होगी। पहले LDC को, सेकंड वनपाल को पढ़ा, टाइम बहुत, 3-4 एग्जाम करवा के आया हूँ भाई। फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा के आया हूँ, 3 एग्जाम पढ़ा के आया हूँ पिछले 1 महीने में, और फिर तुम सेकंड ग्रेड वाले आए सबसे लास्ट में। इसलिए कहता हूँ पूरे साल बैच में पढ़ो और लास्ट में रिवीजन मेरा समझ में आ जाएगा आपको। और पढ़ा है तो आप सब समझ में आ रहा है, और आप अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो भी डरे नहीं। मैं तो कहता हूँ 1% भी संभावना है तो भी भिड़ जाए मैदान में। ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर की समिति थी। डिमोटिवेट ना होवे, हिम्मत से मुकाबला करो। 1 से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन NR इवेंट में राजस्थान के सुखमन सिंह ने सेकंड स्थान हासिल किया है। वो प्रतियोगिता कौन सी थी? तो स्पोर्ट्स का जो करंट है ना,
स्पोर्ट्स का जो करंट है वो मोस्ट होता है। सारे खिलाड़ियों को एक बार देख के जाना, क्या पता 2 क्वेश्चन आपके और सही हो जाए, तो ध्यान रखें इस बात को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल होगा। डेफ मैन इंडिविजुअल के अंदर एयर पिस्टल है, ये 10 मीटर वाली एयर राइफल नहीं है। राइफल में जमीन पे लेट के निशाना लगाते हैं, पिस्टल में खड़े रह के निशाना लगाते हैं। पिस्टल छोटी होती है 10 मीटर की दूरी वाली। तो ये सुखमन सिंह का नाम याद रखना, और देहरादून उत्तराखंड के अंदर इवेंट आयोजित हुई थी, याद रखें। जून में ही सहकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा। राजस्थान के अंदर कोई भी न्यू प्रकार की कोई भी चीजें हो रही है तो आप उसको पकड़ ले, रिवीजन करें, रिवीजन करो भाई। अभी आपके जुलाई का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल मई का पूरा रिवीजन करना है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम में मैंने डाली हुई है। पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑप राइड, ये को ऑप राइड है, वो लास्ट ईयर जो है वो उदयपुर से शुरू हुई थी। ऐसी नई प्रकार की, क्या कहा मैंने, ये लास्ट ईयर का पेपर है। आरपीएससी मेंबर वही है, वो सदस्य जो बनाते हैं, उनके जो टीम है पेपर बनाने वाली वही है, कोई चेंज नहीं हुई है। उनका दिमाग पढ़ लो, वो ऐसी चीजें देना पसंद करते हैं, कोई नई चीज स्पोर्ट्स में किसी व्यक्ति की उपलब्धि। ठीक है। सहकारिता विभाग का जो है, इसमें उदयपुर के अंदर सहकारिता विभाग द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है वो 2025 वाला था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषित किया था। ठीक है। उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रो कबड्डी लीग में राजस्थान के खिलाड़ी 10 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो डाटा को हमेशा सस्पेक्ट की नजर से देखो कि आरपीएससी छेड़छाड़ कर सकती है। जयपुर पिंक पैंथर द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो डाटा में पूरी संभावना है स्टेटमेंट के गलत होने की, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 और राजस्थान के सीजन 12 में राजस्थान के 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको आईपीएल के जो 4-5 खिलाड़ी मैंने बताए थे वो थ्योरी वाली, उसमें याद रखना। राजस्थान से जिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया उनके नाम याद रखो, और खेलो इंडिया गेम्स जो है उनका भी ध्यान रखो। यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह में, नेशनल गेम में कोई अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका भी रिवीजन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें आपका सचिन तंवर जो है वो लगभग 1,58,000 रुपए में खरीदे गए, सबसे महंगे खिलाड़ी। ठीक है, चलो पिछला वाला छोड़ो, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? देखो, वैसे तो मैंने कल करवा दिया था मैप लगा करके, आप लोगों को करवा दिया था ना, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैप लगा के मैंने आप लोगों को करवा दिया था कल ही कि महासागर का सीमावर्ती जो सागर है, प्रशांत महासागर के सारे सागर करवा दिए थे, अटलांटिक के सारे करवा दिए थे। अटलांटिक में बेरिंग नहीं आता है, बेरिंग आता है आपका कौन सा सुमेलित, बेरिंग आता है प्रशांत महासागर के उत्तर में, अलास्का यानी अमेरिका और रसिया के बीच में। तो ये अटलांटिक वाला यहाँ पर 27 के अंदर हम बात करें, 3 गलत है। उत्तरी प्रशांत में सुलू सागर आता है, कारा सागर आर्कटिका का है। आर्कटिक कहां पर? उत्तरी ध्रुव, यूरोप के ऊपर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक बांडा सागर आता है। सारे सागर कल की क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम में डाली हुई है। पहले तो मुझे कमेंट करो कि सर हमने कल वाली पीडीएफ अच्छी पढ़ ली है, क्योंकि सागर का प्रश्न एक बार फिर से पूछा जाएगा। पठार जितने भी हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पूछे जाएंगे। महाद्वीपों के जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको फिजिकल मैप वगैरह लगा करके दे दिया है। ठीक है, आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। महासागर और उनके सीमावर्ती सागर जो है उनकी बात हम इसको छोड़ो, हालांकि मैंने व्याख्या पहले कर दी है। राजस्थान के शाहनूर अली, अब राजस्थान का कोई चर्चित व्यक्ति है, उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा यहां पर सही है। खिलाड़ी है अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय फेंसिंग इवेंट, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, तलवारबाजी मतलब फेंसिंग में गोल्ड जीतता है लास्ट ईयर यहां पर शाहनूर अली। और यह प्रतियोगिता जुलाई के महीने में महाराष्ट्र के नासिक में होती है। दोनों कथन सही है। तो शाहनूर अली के बारे में याद रखना। डॉल ड्रम, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चाहे डॉल ड्रम में पूछे, चाहे पछुआ पवनों के बारे में पूछे, या व्यापारिक हवाओं की स्थिति पूछे, 12 तारीख के बाद में
हर एक ग्रुप में ये प्रश्न पक्का है और कल की क्लास मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। डोल्ड्रम है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। तो डी ऑप्शन 29 के अंदर यहां पर सही है। 29 के अंदर डी ऑप्शन। डोल्ड्रम क्या होता है सर? शांत हवाओं की पेटी होती है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, अत्यंत कम दाब होता है। सर अत्यंत कम दाब क्यों होता है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर होते हैं। डोल्ड्रम कहां पर होता है? डोल्ड्रम है वो आपका भूमध्य रेखा पर, और 0 डिग्री पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सूर्य की रोशनी डोल्ड्रम पर सीधी पड़ती है। और सूर्य की रोशनी जब यहां पर सीधी पड़ेगी इक्वेटर पर, तब क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। और टेम्परेचर यानी तापमान जब ऊंचा होता है तो दाब हमेशा निम्न होता है। ये ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है दाब और ताप के बीच में। तो ये निम्न दाब की शांत पेटी होती है, ये आपको ध्यान रखना। द एरिया क्लोज द इक्वेटर वेयर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाओं का यहाँ पर आगमन होता है। देखिएगा ये विशेषता, यहाँ गर्म पवनें गर्म होकर ऊपर उठती है और जिससे क्षैतिज हवाएं नहीं चलती है और समुद्र शांत रहता है। गर्म क्यों होती है सर? कन्वेक्शनल करंट की वजह से, जिसे सहवनीय धारा कहते हैं। चाय पत्ती बनाते हो, देखते हो ये पानी यूं उकड़े मार के ऊपर आता है कि नहीं आता है? मतलब साइड से, पास से, मतलब जैसे नीचे आग लगाई जाती है तो पानी वो साइड से निकलता है, तो वही कन्वेक्शनल करंट है। और कन्वेक्शनल करंट इसी को ही कहते हैं। ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हवाएं यहाँ पर शांत रहती है। आईटीसीजेड क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र होता है जो डोल्ड्रम पे पाया जाता है। सीधी सी बात है, इसको आप समझ लेना। ये डोल्ड्रम यानी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। इसका आईटीसीजेड का फुल फॉर्म इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी निम्न दाब का क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोट के अनुसार सही उत्तर का आपको चयन करना। पहली बात तो घबराना नहीं है, आपने कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। पेपर आपके लेवल का ही आएगा। देखो आपके लेवल का ही आएगा, डरना नहीं है। बहुत शानदार पेपर आएगा और आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही कुछ दिन ही पढ़ा हो तो भी आप आराम से 40% लाओगे। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, जी ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन 87 में होता है, सही है। और ये जो है वो रियो शिखर सम्मेलन से सम्मिलित है। रियो शिखर सम्मेलन ब्राजील के अंदर 1992 में हुआ था, उससे संबंधित है, सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। तो 2 कथन सही है, तीसरा यहां पर गलत होता है। स्टॉकहोम वाले का ऑप्शन है वो गलत है। ओवर कॉमन फ्यूचर, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ओवर कॉमन फ्यूचर थीम के साथ में, इस शीर्षक के साथ में ब्रुंटलैंड कमीशन के द्वारा 87 में सतत विकास पर रिपोर्ट पेश की गई थी। याद रखिए, रियो शिखर सम्मेलन में सतत विकास की कार्य योजना दी गई थी, स्टॉकहोम में नहीं दी गई थी। ठीक है। स्टॉकहोम जो पहला पर्यावरण सम्मेलन था उसमें ओनली वन अर्थ, कि हमारे पास केवल एक ही धरती है, ऐसा नारा दिया गया था। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित देशों का समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या के हिसाब से कह रहा है अवरोही क्रम में, प्लस से माइनस की ओर, ज्यादा से कम की ओर। जनसंख्या मैंने कल करवा दी थी, पीडीएफ मिल गई, पढ़ लिया। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो माइंड मैप में जो बच्चा आया उसका प्रश्न गलत नहीं होगा, जनसंख्या वाला हो चाहे ये जो पवनों वाला प्रश्न हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न आपके पेपर में छपा हुआ मुझे दिख रहा है, ग्रुप ABCD के अंदर। याद करोगे, एग्जाम हॉल में बैठे मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी और कहोगे कि सर ने कहा था। ये पता नहीं, फिर बाहर निकल के कहोगे क्या पता सर को तो पहले से ही पेपर पता चल जाता होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आएंगे। और जनसंख्या वाला मैंने कल ही करवाया था। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया की ज्यादा होगी, उसके बाद पाकिस्तान की, फिर नाइजीरिया की। इंडोनेशिया की, नाइजीरिया की और पाकिस्तान की, फिर नाइजीरिया की। कल करवाए हुए हैं, सारे कल करवाए हुए हैं, इसलिए आज की क्लास में मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कौन सा पठार यहां पर सम्मिलित नहीं है? किम्बरले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बोलीविया दक्षिण अमेरिका के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32 सही है। कटंगा का पठार अफ्रीका में, तासिली का पठार एशिया में, गलत है। यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार तासिली के पठार जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, ये एशिया के अंदर नहीं है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और अच्छे से देख लो, तो ये जो कटंगा पठार है अफ्रीका के अंदर तांबा और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अब पठारों के बारे में थोड़ा सा पहले विश्व स्थिति पता होनी चाहिए महाद्वीपों की। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया
ये तो 7 महाद्वीप हो गए। अब इस हिसाब से जब आप देखोगे, एक अनातोलिया का पठार भी इंपॉर्टेंट है जो टर्की के अंदर है, ठीक है, अनातोलिया इंपॉर्टेंट है, वो तुर्की के अंदर है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया, कोलोराडो का है, एंटीप्लानो है, गुयाना का है, ब्राजीलियन पठार है, ठीक है। तो थोड़ा प्रमुख पठारों के नाम दिए हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मैप मैंने लगाया आप लोगों के लिए, ये प्रश्न पक्का आएगा। अनाटोलिया का टर्की के अंदर ये रहा, और जर्मनी के अंदर अवेरियन है, और इसके अलावा आपका पोटवार का पठार है, पाकिस्तान के अंदर है पोतवार, वेरी इंपॉर्टेंट, पोतवार का पठार। कटंगा का पठार है वो अफ्रीका के अंदर, ये रहा कटंगा का पठार, ठीक है। और एक आपका अगर पठार है, लाइबेरियन पठार इस यूरोप के अंदर, और एक आपका ओजाक, कोलोराडो, अमेरिका के अंदर ओजाक और कोलोराडो। एल्टीप्लानो दक्षिण अमेरिका के अंदर, और पैटागोनिया का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैटागोनिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना और चिली के अंदर। किम्बरले का पठार ये रहा, किम्बरले, इसमें से ही प्रश्न वापस से आएगा, ठीक है। लोएस के पठार, लोएस है वो चाइना के अंदर, जहां पर क्या होती है, बड़ी बारीक जो मिट्टी होती है ना, बहुत महीन मिट्टी होती है ना, वो जाकर जम जाती है। वो मैदान भी होते हैं, लोएस के मैदान है। ये याद रखना, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का हो गया, ठीक है। ये थोड़ा वर्ल्ड मैप स्क्रीनशॉट ले लेना, हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर बारिश होती है, मतलब सर्दियों की जो बारिश है वो क्यों होती है? सर्दियों की जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है? जो ITCZ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है, उसमें देखिएगा, पूर्वी अवदाब और ITCZ अभिसरण के खिसकाव की वजह से, और ये खिसक करके दक्षिण में चला जाता है। ITCZ है वो, हालांकि मैंने सिंपल शब्दावली कल बताई थी आपको। दक्षिण की ITCZ है, साउथ की तरफ खिसक जाता है, हिंद महासागर के ऊपर स्थिति हो जाती है निम्न दाब की, इस वजह से हवाएं वापस आती है। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करो। अब एक नदी के बारे में बताया भाई साहब, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न थोड़े से कठिन बन जाते हैं, थोड़ा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उद्गम जो है वो बोखरचू ग्लेशियर है, वो काफी सिंपल है, जो आप अगर नदियों को अच्छे से पढ़े होंगे तो बोखरचू जो ग्लेशियर है, और ये भारत में हिमालयों की सबसे पश्चिमी नदी, देखो ये सरल सा ऑप्शन दे दिया, हिमालय के अंदर सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो नदी है, ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट ये सिंधु निकलती है, फिर गंगा है, वो ब्रह्मपुत्र, ये मतलब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र 3 है, वो भारत के उत्तर भारत के नदी तंत्र हैं। तो हालांकि ये आप ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से नहीं है, तो लेकिन आपको फिर भी याद रखना है कि सिंधु गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से, तो आपको याद रखना है कि सिंधु है वो पाकिस्तान की तरफ। तो सिंधु के बारे में बात हो रही है, और इसे सिंगी खंबान के रूप से मतलब सिंगी खबान इसका एक नाम है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। तो कोई कठिन प्रश्न नहीं है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, तो ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर। वन सर्वेक्षण आपसे जरूर पूछा जाएगा, और उसके अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र कहां पर पाया जाएगा? मैंग्रोव है कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन, यहां पर पाए जाते हैं मैंग्रोव पेड़। अब ये लगभग 5000 प्लस वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सुंदरबन और गुजरात ये स्थान है। तीसरा अंडमान निकोबार। तो कच्छ वनस्पति कहते हैं इसको, मैंग्रोव कहते हैं, सुंदरी पेड़ है अंडमान निकोबार, कच्छ, गुजरात, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा गंगा का, यहां पर आपके मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा यहां पर दिए गए में से सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? केटू पर्वत चोटी है वो ट्रांस हिमालय में, पीर पंजाल लद्दाख में, और कुला कांगड़ी कुमाऊं में, और करेवा है वो कश्मीर हिमालय में। करेवा तो अलग से भी पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुला कांगड़ी है वो आपका कुमाऊं हिमालय में नहीं है, पीर पंजाल लद्दाख का सही है। केटू है वो ट्रांस हिमालय का है, क्या पता इस बार ऑप्शन से अलग से पूछ ले। और करेवा जहां केसर की खेती होती है कश्मीर हिमालय में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के संबंध में
कौन सा कथन यहां पर दिए गए स्टेटमेंट में सही है? क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर सही कथन कौन सा है? पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का घटक है ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और इसके तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय जो है सहायता वाला गलत है। 50% की जो किसानों को जो है 55% और अन्य किसानों को 45% है, इसलिए 50% वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए ऑप्शन में कोयला क्षेत्र है और राज्य है। कोयला क्षेत्र और राज्य कि तलचर कोयला क्षेत्र कहां पाया जाता है? कौन सा कूट यहां पर सही है? झरिया पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़। दिए गए में से विकल्प आपका कौन सा सही है? तो आप देखोगे कि तलचर ओडिशा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। झरिया पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, और कोरबा छत्तीसगढ़ वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है और उसके अंदर आपका ए और बी ही सही है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे देखिए, बी गलत सुमेलित है। झरिया झारखंड हो जाएगा, जहां आग लगी हुई है 150 साल से। झरिया है वो आपका झारखंड का, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। बी को हटा देंगे तो ए और सी, कोरबा छत्तीसगढ़, ए और सी। कोरबा छत्तीसगढ़ का है और झरिया है वो झारखंड के अंदर है, तलचर ओडिशा का है। तो दो सही सुमेलित है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही युग्म का चयन करें। दिए गए में से सही युग्म कौन सा है? ए और सी है, बी आपका गलत हो जाता है यहां पर। आगे देखिएगा, हाँ जी, ए और सी हो गया, सी ऑप्शन। भारत की सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रेलों की शुरुआत है वो की गई है? भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेन की है वो शुरुआत की गई थी। किसके लिए? आपके जो है थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए। भारत गौरव, ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। आगे देखिए, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आने वाले हैं। थैंक यू। दो इकोनॉमी के क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन 4 सेगमेंट से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे ध्यान दीजिएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। ट्रेंड याद कर लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक जो है उसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से देखिएगा, भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में कौन से हैं? टॉप 5 आयात गंतव्य जहां से हम माल मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, ऐसे टॉप 5 गंतव्य अवरोही क्रम में पूछे गए हैं, ज्यादा से कम की ओर। तो चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है और चीन से हम माल भी सबसे ज्यादा मंगाते हैं। उसके बाद रसिया आएगा, फिर यूएई आएगा, ठीक है, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और लास्ट ईयर के आंकड़ों के हिसाब से, और वैसे एकदम से ये चेंज नहीं होता है। नवीनतम आंकड़े मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, उसमें भी यही डाटा है। सबसे बड़ा आयात है वो हमारा चाइना के साथ, ठीक है, और रूस है तो कच्चे तेल की वजह से दूसरे स्थान पर। भारत के कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो आपका सही है? ये आपको थोड़ा सा न्यू डाटा देखना है और न्यू डाटा मैंने क्लास करवा दी है। तो कपड़ा उद्योग के बारे में इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। पिछला प्रश्न जो व्यापार से संबंधित था, ये उद्योग से संबंधित है। व्यापार, उद्योग, सेवा और कृषि के लेटेस्ट डाटा देख लेना, किसका कितना योगदान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत क्वेश्चन जो 41 है, अब इसमें क्या है कि जूट का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है, और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, सही है। भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। और भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा परिधान हिस्सेदारी 2024 की 8% है। अभी वर्तमान वाले डाटा मैंने क्लास में करवाए हुए हैं। इनको लेटेस्ट डाटा से देखें,
ये तो एक उदाहरण है कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, गलत मत करना बस, ठीक है। ओके, हर बार ऑल राइट नहीं होता है, आरपीएससी हर बार सभी स्टेटमेंट सही नहीं करती है। देखो 1919 का अधिनियम, 35(9) का अधिनियम, सारे एक्ट आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखेंगे, कह रहा है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार, जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया जाएगा। स्टेटमेंट सत्य है। लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा, ये गलत है। तो ये आपको थोड़े से कठिन प्रश्न के रूप में भी दिए जा सकते हैं, व्याख्या इसकी पढ़ लेना। वैश्विक सेवा निर्यात के अंदर अब सर्विस सेक्टर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सेवा निर्यात के संबंध में भारत की हिस्सेदारी दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। 2005 में 1.9 से बढ़ करके 2023 में 4.3 हो गई, ये सही है। आपका दूर संचार कंप्यूटर और सूचना सेवा में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसमें हमारा सेकंड स्थान आता है, तो ये सबसे बड़ा नहीं है, याद करिए। दूसरा सबसे बड़ा है ना, सेकंड स्थान आता है। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। हाँ जी, बताइएगा। और उनमें जो है अंबेडकर जिन पर संविधान में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते थे, ऐसे कौन कौन सी बातें जिस पर अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते थे, उसके अंदर देखो, पहला ग्राम स्तरीय पद सोपान और फिर पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो वो मानते थे, लेकिन यहाँ पर नेतृत्व पूजा का वो विरोध करते थे, और सामाजिक न्याय का तो समर्थन करते थे। तो केवल 1 और 3 होगा अंबेडकर के संबंध में। अब ये थोड़ा सा 1935 का जो अधिनियम है उसमें जो विषय वस्तु और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भाग दिए गए हैं, थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, और आए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें होगा संघीय रेलवे प्राधिकरण, 8 के अंतर्गत आएगा, और फिर 10 के अंदर आएगा आपके क्राउन की सेवाएं आएगा, और आपका 11 के अंदर आएगा राज्य सचिव वाला, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन यहां पर सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। 15A राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव से रोकता है। केवल वाला थोड़ा संदिग्ध है, केवल जाति, धर्म, मूल, लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है, इसमें अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 15(5) है वो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया था। चलो आइए देखते, तो ये 2005 का है 93वां, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 15 ये केवल राज्य के विरुद्ध है, ठीक है, ये केवल राज्य के विरुद्ध है। 15B के अंदर है वो व्यक्तियों के अंदर भेदभाव की बात कही गई है। तो किस स्टेटमेंट में क्या बात है वो आरपीएससी थोड़ा सा उसको चेंज करती है, आप लोग इसमें थोड़ा अलर्ट रहे, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 47 है उसमें देखिएगा, किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी। ये एक्सेलवियर बनाम भारत संघ 79 का वाद है, जिसमें समाजवाद शब्द जोड़ने से कोर्ट को ये राष्ट्र उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मदद मिलेगी, ऐसी बात कही थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 72 पारित किया? ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 72 पारित किया है, ये अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 42 के तहत जो काम की न्याय संगतता नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य है वो सबसे कम था
अब ऐसे प्रश्न को थोड़े कठिन माने जाते हैं, अब इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं। सिक्किम। भारत की दूसरी प्रमुख कार्यदल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? दूसरी प्रमुख कार्यदल प्रणाली। अब भारत के दल वगैरह के संबंध में जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, सुहास पर्रिकर। दूसरी जो है सेकंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये इनका है। भारतीय राजनीति में भाजपा के वैचारिक प्रभुत्व और उसके संबंध में बात करता है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है? ये उच्चतम न्यायालय के अंदर कौन से वाद के अंदर ये बात कही गई थी? क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 का वाद है, उसमें ये बात कही गई थी। ठीक है, एक ऐतिहासिक निर्णय था नवीन जिंदल वाला 2004 का। मौलिक अधिकार कोर्ट ने माना कि गरिमा सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 अ के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, और 51 क जो ए है उसका सब क्लॉज ए है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज के आदर करने को मूल कर्तव्य के अनुकूल माना गया है। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में इससे लिंक किया गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में? ये अच्छे प्रश्न है, काफी अंदर से पूछा हुआ। पिछले पेपर में क्या था? गुटनिरपेक्षता की सिंपल बातें कही गई थी, पंचशील समझौते की सिंपल बातें कही गई थी, 29 मार्च डेट लिख दी थी, याद है कल वाला पेपर? और 29 अप्रैल 1954 था या इस बार एक अगले पारी के अंदर ऐसा प्रश्न दे दिया, तो इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। कांति वाजपेयी ने, ये अच्छा प्रश्न है, कठिन प्रश्न में माना जाएगा, कांति वाजपेयी ने नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफोलियो प्लस गुटनिरपेक्षता कहा था। ठीक है, वेस्टफोलियो प्लस नॉन एलिग्नमेंट, मतलब राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता सॉवरेंटी पर जोर देता है, जबकि गुट निरपेक्षता है वो महाशक्तियों के गुट से दूर रहकर स्वतंत्र निर्णय की गति की बात करता है। लेकिन कांति वाजपेयी ने कहा है संप्रभुता पर, अपनी खुद की जो सॉवरेंटी है उस पर आंच नहीं आए। 2 दिन बचे हैं सर, क्या पढ़े? तो पढ़े नहीं होंगे इसलिए ऐसे कह रहे हो। तो इस बार क्या है कि अगर अभी लास्ट में जागो तो ही कोई बात नहीं, इस बार पेपर में बैठो, हजारों बच्चे हैं, असंख्य, मतलब कहूंगे 1000 के लाख भी हो सकते हैं जो नहीं पढ़े हो। उनको क्या करना है? एग्जाम फाइट करना है, शॉर्ट रिवीजन करके भी सीखना है पेपर कैसा आता है, और इन फ्यूचर नई भर्ती आए तब है ऐसी गलती दोबारा मत करना। तो जो पढ़े हैं उन सब का भले ही महीना 2 महीना पढ़े हैं, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब बिल्कुल ही नहीं पढ़े तो फिर एग्जाम फाइट करने का ताकत मैं दे सकता हूं आप लोगों को, उससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूं। ठीक है, समझदार विद्यार्थी बने, हमेशा कुछ महीने पहले तैयारी शुरू करें। किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल करके एक्ट ईस्ट 2014 में मोदी के कार्यकाल के समय कि अब काम करने का समय आ चुका है, ऐसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। अब भारत की विदेश नीति के संबंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में इसको ग्रहण किया था। सही बात है, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं और 169 इसके उपलक्ष्य हैं। ये बात भी यहाँ पर जो है दिए गए में सही है, खुशी से रहें। ये एजेंडा सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये आपका यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर 1 और 2 ही सही है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत वाला गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के 17 लक्ष्य और उपलक्ष्य 169। ठीक है, और ये आपको याद रखने हैं कब इसको अपनाया गया था, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होते हैं। और श्रमिकों के सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानना है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित किया गया था 1920 के अंदर, बॉम्बे, तत्कालीन आज का मुंबई, वहां पर। और इसके संस्थापक NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमन लाल थे। आगे देखो, कौन सा संस्थान वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? देखो, विश्व बैंक ग्रुप जो है ना, उसके हिस्सा कौन सा नहीं है, प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जो है उनके कौन से हिस्से नहीं हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित कौन कौन से अधिकार
एक्ट शामिल नहीं है। तो पिछली बार वैसा आया था। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर देखोगे तो MIGA यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र है वह आपका विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उस समय, और अध्यक्ष 2026 में अजय बंगा जो है 14वें अध्यक्ष बने हैं इसके, ये भी याद रखो। इसके 5 अंग हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ये इस बार 5 आपसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लो, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। फ्रेमिंग ऐसी ही रहेगी पेपर की। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्रश्न बड़े हैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपके पास 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है उसमें 15-20 आपके गलत भी हो जाए, 20-25 भी गलत हो सकते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा, टॉपर की रैंक में। आप डरे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है उसमें देखिएगा कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। हाँ जी, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की डेफिनेशन ये है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके तहत विश्व में एक हिस्से में उत्पादित सूचना, उनका प्रवाह वैश्विक रूप से होता है, जो राष्ट्रों, क्षेत्रों, व्यक्तियों के बीच में सांस्कृतिक मतभेदों को समान समतल कर देती है। अब मैं तो स्टूडियो से फ्री हो नहीं पाता हूँ, तुम लोगों की तैयारी है एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में, तो नया माइक लेने का भी टाइम है नहीं मेरे पास में। अब एक अकेला जीव हूँ, है ना। तुम्हारे एग्जाम के बाद ही नया माइक ला पाऊंगा। आगे आ जाओ। विलियम ड्यूई, जॉन ड्यूई है जिन्होंने, एक अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर। कब? 1896 के अंदर। बाकी सबका भी मैंने व्याख्या यहाँ साथ में आपकी सुविधा के लिए ऐड कर लिया। किसी बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ के चले जाएं, बहुत हेल्प मिलेगी। विकास के प्रारूप यानी पैटर्न को समझने के लिए निम्न में से कौन सा जरूरी नहीं है? विकास के प्रारंभिक आधार जटिल होते हैं, जरूरी है। विकास उत्तेजना द्वारा बढ़ता है, सही है। सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये जरूरी नहीं है। और सांस्कृतिक परिवर्तन विकास को प्रभावित करते हैं। प्याजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता के बिना न केवल संप्रत्यय को समझते हैं, अपितु वे संभावनाओं और असंभावनाओं के विषय में गहन चिंतन में भी शामिल होते हैं। इसके संबंध में आपसे पूछा गया है, ये अमूर्त क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। कैरोल 1965, कैरोल के अनुसार क्वेश्चन नंबर आपका 61 के अंदर देखिएगा, एक शिक्षक को कक्षा के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना चाहिए? छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर लागू करना चाहिए। इसको भी पढ़ लेना, PDF टेलीग्राम में भेज रहा हूं। लास्ट ईयर के तो प्रश्न, PYQ नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। PYQ पढ़ के फोड़ दो एग्जाम, है ना। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल कौन सा स्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर स्मृति स्तर अधिगम, क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा 63 के अंदर, हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है और जो उसे भौतिकी सीखने में मदद कर रहा है। तो सीखने के हस्तांतरण को सबसे अच्छा किस सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है? इसे समान अवयव या तत्वों का सिद्धांत, बी ऑप्शन।
जिसे हम थॉर्नडाइक कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है? रचनावादी अधिगम से संबंधित आपका रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया ये नहीं है, बाकी सीखना एक रचनात्मक गतिविधि है, अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य संप्रत्यय निर्माण वाला है, रचनावाद पूर्व विद्यमान ज्ञान और अनुभव के अस्तित्व पर बल देता है, ये है। नैतिक विकास के क्षेत्र डोमेन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को क्या कहेंगे? इन्हें सामाजिक परंपरागत तर्क कहा जाएगा। और इसे अच्छे से समझिएगा, क्या है नैतिक डोमेन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन 66 के अंदर पहले के अंदर आएगा 16 पीएफ प्रश्नावली जो है वो कैटेल की है, और शब्द साहचर्य परीक्षण है वो फ्राइड और जंग का है, और उसके बाद में प्रासंगिक अंतर्बोध है वो मर्रे और मॉर्गन का है। तो सी ऑप्शन इसके अंदर सही है। इसको भी अच्छे से पढ़ना। 16F किसका है, क्या है, अच्छे से देखना। टीएटी क्या है, सीएटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ में लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने के लिए एक अच्छा मुक्केबाज बन गया, और उसके द्वारा अपनाई गई जो रक्षात्मक युक्ति है वह उदात्तीकरण है। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर 1 है रक्षात्मक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, ये आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, दमन क्या होता है ये भी मैंने बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो ऑलपोर्ट के द्वारा वर्गीकृत शील गुणों को दर्शाता है? ऑलपोर्ट के शील गुणों को दिखाता है कॉर्डिनल, केंद्रीय और गौणशील गुण, ये ऑलपोर्ट के हैं। तो ये यहाँ पर पूरा शील गुण सिद्धांत को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर पूछा था, इस बार भी आएगा। हाँ जी, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और सृजनात्मकता को प्रेरित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग लाई गई विशिष्ट प्रविधि क्या कहलाएगी? यह कहलाती है मस्तिष्क उद्वेलन कहलाती है। ठीक है, और इसका प्रतिपादन एलेक्स ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 70 जो है उसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर यहां पर कह रहा है कि जॉन डी मेयर और पीटर स्लो ने अपनी किताब है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक जो बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र दिए हैं? इसमें आपका ए और एफ को कट कर दीजिए, बाकी सारे हैं इसके अंदर बी, सी, डी और ई। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। गिलफोर्ड का क्वेश्चन नंबर 71, गिलफोर्ड के बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्य के आधारभूत आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है वो शामिल नहीं है? तो ये दक्षता इसमें शामिल नहीं होगा। 3D मॉडल जिसके 3 आयाम यहां पर बताए गए, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। क्वेश्चन नंबर आपका 72, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 71 है ना, इसमें संक्रिया 71 के अंदर, एक सेकेंड, क्या था, बी दक्षता सही है। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। 72 के अंदर देखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति कठिन कार्य करते समय अनुभव करता है? वह है आपका निपुणता, सी ऑप्शन। ठीक है, मास्टरी, ये आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तथ्य है जिसे कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? बताइएगा। सावधानी की आवश्यकता है क्वेश्चन नंबर आपका 73 के अंदर, संपूर्ण कक्षा से समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, ये वाला इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए। अब अगले 2-3 अगले मतलब आपके पेपर हैं ग्रुप ABCD के, तो टेलीग्राम में क्या है कि सारी काम की PDF ही पड़ी रहेगी,
और जाओ टेलीग्राम में स्क्रॉल करना ऊपर की ओर, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी पीडीएफ। ठीक है, मैं और कोई अनावश्यक पोस्ट डालता भी नहीं हूँ 2-2 दिन तक, तो पीडीएफ सारी पड़ी है, बस पढ़ो। लास्ट टाइम में पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा। दिशा निर्देश दिए गए जो विद्यार्थियों के स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए जरूरी है। तो विकल्प कौन सा इसमें सहायक नहीं है? विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, यह सही नहीं है। बाकी विद्यार्थियों को विकल्प चुनने की अनुमति, सीमाओं, नियमों और प्रतिबंधों के लिए उचित औचित्य प्रदान करना, नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना, मान्यता देना। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 75 है उसको देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75, संबंधों की अनुभूति और प्रतिकूल विचारों को पुनर्संरचित करना और जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये बौद्धिक घटक कहलाते हैं। ठीक है, बौद्धिक घटक के अंदर क्या शामिल है? संवेदी घटक क्या होते हैं, यह भी आपको याद रखना। मनोगत्यात्मक घटक क्या होते हैं? मेटा घटक क्या होते हैं? पढ़े इनको, लास्ट ईयर प्रश्न आया हुआ है, पीवाईक्यू है, और मनोविज्ञान के सारे पीवाईक्यू जरूर देखना है। निम्न में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये संबंधित नहीं है, अर्जित किया जा सकता है। बाकी रुचि अभिप्रेरक है, कार्य करने से लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिलती है। रुचियां स्थायी नहीं होती है, बदलती रहती है। ठीक है, परिवर्तनशील है, उम्र के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति, अभिप्रेरक शक्ति इसके अंदर होती है। तो ये इसकी सारी की सारी विशेषताएं हैं, आप लोग रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। कौन सी उपचारात्मक तकनीक अपचारियों में सुधार के लिए इस्तेमाल की जाती है? अपचारी, जो बाल अपचारी वगैरह जैसे होता है ना, जो अपराधी टाइप के, उनके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? संवर्धन विधि नहीं होगी, बाकी व्यवहारात्मक, पुनर्वास और मनोगतिक होगी, है ना। तो ये आपका याद रखना। अब मनोगतिक क्या होता है? मन में दबी हुई उलझनों को शांत करना। पुनर्वास, व्यवहारात्मक, संवर्धन क्यों गलत है? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है 20 क्वेश्चन के बाद में, क्वेश्चन नंबर 78 के बाद में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW, BWHW, BSHW, तो BWHW है वो आपका शुष्क प्रदेश आ जाएगा, लेकिन अर्ध शुष्क में BSHW आएगा। BWHW है वो ठेठ पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद BSHW आता है। तो ये याद रखना, BSHW, BWHW, CWG और AW दक्षिणी राजस्थान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण फिर से आपसे पूछा जा सकता है, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता का भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब यहां पर कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश में पार्वती, माही है, काली सिंध भी है, छोटी काली सिंध भी है, और आपकी माही भी है, पार्वती भी है, लेकिन सोम और जाखम ये तो माही की सहायक नदियां हैं, ये आपके यहां से नहीं है, राजस्थान से ही है। गुच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से। वन रिपोर्ट के अनुसार कुल क्षेत्र जो है 50% से ज्यादा कौन से वन थे? ये कल की क्लास में भी करवाया था, और एक बार जो पेपर मेरे हाथ में आ गया 12 तारीख को, ग्रुप बी, सी और डी को मैक्सिमम प्रश्न बता दूंगा पेपर से पहले ही। आरपीएससी तो पेपर देती है, और जैसा एक बार पेपर सेट हो गया वैसा का वैसा पेपर हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और आपका साइंस मैथ के लिए आएगा, जीके वाला पेपर। 12 तारीख वाला बस पेपर हाथ में आने दो, पूरा ट्रेंड खोल के रख दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा, कल कैसा पेपर आएगा एकदम डिट्टो सेम बता दूंगा। अभी तो खैर लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि ऐसा पैटर्न रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर 10-20-50 मतलब 10-20-30 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो नया ट्रेंड भी हम खोल के रख देंगे, डरे नहीं आप। कोपेन वाला बिल्कुल, कोपेन, थॉर्नवेट वगैरह आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है उसमें देखिएगा, रक्षित वन है इसका राइट आंसर होगा। 80 के अंदर आपका जो है 2 होगा। राजस्थान 3077 ये किस जो है आपकी फसल की किस्म है? 81 के अंदर पूछा गया, गेहूं की है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्यादा ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 82 देखिए, गौ की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्र है? सिंधी और साहिवाल की मिश्र है वो राठी है। राठी वाला इससे पहले वाली पारी में भी आया था, इसमें भी पूछा है, रैंडा भी जिसे कहते हैं। दक्षिणी अरावली का शिखर कौन सा है? दिए गए में से साउथ अरावली का शिखर कौन सा है? बैराज है, भानगढ़ है, शायरा है, तारागढ़ है। तो ये सायरा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर 3 सायरा।
सायरा चोटी की बात करें तो ये आपका उदयपुर में स्थित है, दक्षिणी अरावली का भाग हो गया। तारागढ़ मध्य अरावली का है। जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर है वो 55% से कम थी? 55% से कम साक्षरता है वो आपके जालोर के अंदर, न्यूनतम साक्षरता वाले के अंदर, याद रखिएगा। तो जालोर की 54 थी। सिरोही, प्रतापगढ़, यहाँ बाड़मेर 56 दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखें। सर्वाधिक में कोटा, याद रखें। महिला साक्षरता में जालोर 38% न्यूनतम है। अब राजस्थान की जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। भीलों में गांव के समूह का जो फला ऑप्शन दिया गया ये गलत है। गैर और नेजा भीलों के नृत्य है, सही है। फला क्या होता है? फला है वो बस्ती या मोहल्ला को कहते हैं, गांव का समूह नहीं होता है। गांव में कई तरह की जो बस्तियां होती हैं उन्हें फला कहते हैं। कु इनका घर होता है, पाल इनके गांव का समूह होता है। तो ये एक कथन है वो गलत हो गया है। फला नहीं होता है, पाल होता है। गैर, नेजा, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना, ये सब भीलों के नृत्य है। मुखिया जो ग्रास जनजाति के संबंध में बताया गया, जैसे सैलौत होता है। कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? उद्योग और उनकी अवस्थिति के संबंध में क्वेश्चन 86 के अंदर सुमेलित कौन सा नहीं है? चंबल फर्टिलाइजर गडेपान के अंदर है, कैपेस्टन मीटर उदयपुर के अंदर है, राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी के अंदर है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड कपासन में नहीं है। ये आपका जो है चित्तौड़गढ़, सलादीपुर, खेतड़ी, इन जगहों पर स्थित है। कपासन में डीएपी कारखाना। नगरीय जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन का हिस्सा सर्वाधिक, नगरीय जनसंख्या के अंदर दशकीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो अलवर के अंदर नगरीय जनसंख्या का 10 साल का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बड़ी है दिए गए ऑप्शन में अलवर यहां पर राइट आंसर होगा। सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर है वो अलवर की है, फिर दौसा की है, फिर राजसमंद की है, न्यूनतम है वो डूंगरपुर की है। तो अलवर की 50% से ज्यादा नगरीय जनसंख्या बड़ी है 2001 से 2011 के बीच में। तो ये अच्छा प्रश्न है, याद करें इसको। और जितने साथी जुड़े हुए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी अगले 1 से 2 दिन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी वालों के, एक दिन, और हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और साइंस मैथ वालों के लिए भी अगले 5-7 दिन बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। तो जितने साथी जुड़े हुए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ठीक है। टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव क्लास का यूट्यूब पर। सर्वाधिक नगरीकृत जिले, आप लोग काफी मैच्योर मानता हूं मैं आप लोगों को, सेकंड ग्रेड वालों को। तो ऐसे 1-2 चैनल तो आपके पास होना ही चाहिए। वैसे माइंड मैप है तो किसी की आवश्यकता नहीं है, बस सब्सक्राइब करके रखें। क्लास होते ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, अपडेट ऑफिशियल कोई होगी तुरंत मिल जाएगा। बाकी ज्यादा चैनल की क्या जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोग जुड़े रहे आपके विश्वास के लिए। बाकी यूट्यूब पे तो ऐड बंद कर रखी है, पता है आपको? यूट्यूब पर एक सिंगल ऐड नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, वरना महीने के लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकता हूं, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कमा रहा हूं यूट्यूब के पैसे। कारण कि बच्चे परेशान हो जाएंगे एग्जाम हो। अब अदर चैनल जाओगे देखोगे बार बार ऐड आती है। आती है कि नहीं आती है? आती है सर आपको पैसे अच्छे नहीं लगते क्या? लगते हैं, लेकिन शिक्षक जो ठहरा जो हर बार पैसे का लालच नहीं कर सकता, वरना आज ही ऐड ऑन कर दूं तो इस क्लास को देखते देखते अभी तक तो 100 ऐड आ चुकी होती है और 1000-2000 मेरे पास आ चुके होते। लेकिन जीवड़ा शिक्षक जो ठहर गए, क्या करें, ठीक है। इसका कोई मलाल नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों के लिए। कोटा और जयपुर है वो नगरीकृत जिले हैं जहां सबसे ज्यादा नगरीय निवासी रहते हैं, और तेज गति है वो अलवर की है। अब यहाँ 88 को पढ़िएगा, कूट को यहां पर ढंग से देखिएगा। राजस्थान की सभ्यताओं के संबंध में कौन सा कूट यहां पर सही सुमेलित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? देखो, बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड सभ्यता का उत्खनन होता है, सही है। और बीएन मिश्र के नेतृत्व में बालातल उदयपुर की सभ्यता का उत्खनन होता है, दोनों ही सही है। बीबी लाल गिलुंड वाला हो, गिलुंड राजसमंद के अंदर 1959-60 के अंदर, और बालातल उदयपुर वाला 93 के अंदर। डेट आपसे इस बार पूछ सकती है। 11 कमरे मिले हैं, निम्नलिखित को पढ़े हैं और दिए गए कूट के अनुसार आंसर बतावें। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछा है। विग्रहराज चतुर्थ है वो शैव मतावलंबी था, क्वेश्चन 89 के अंदर यहाँ पर सही है। वह सभी धर्मों का रक्षक था, जैनों को भी बराबर महत्व देता था, दूसरे को भी, है ना, और खुद शैव मतावलंबी था लेकिन सभी धर्मों का इज्जत करता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो विग्रहराज यानी जो 12वीं शताब्दी के मिड का टाइम था इनका, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
बैराट की सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक एसएसटी वाले बच्चे जुड़े हुए तो कमेंट कर देना कि इस क्लास के बाद लास्ट ईयर का एसएसटी वाला पेपर करवा दूं क्या। 150 प्रश्न, एक बस 1-1.5 घंटे में आराम से पढ़ लेंगे उसको, पेपर कैसा आएगा उस हिसाब से। क्या बोलते हो, राय दे देना मुझे अपनी, ठीक है। एसएसटी के 150 प्रश्न, लास्ट ईयर वाले 150 प्रश्न, 8 सब्जेक्ट के। पेपर तैयार हो रखा है, टीम ने अभी बताया मुझे। बोलो तो 10 बजे के बाद ले लूं अभी। बैराट सभ्यता के संबंध में सही विकल्प कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। देखो, हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था, कथन सत्य है। चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराट का उत्खनन किया था। बैराट की सभ्यता के संबंध दोनों कथन सत्य है। बौद्ध मठ है, मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं और भी बहुत सारी सूती वस्तुओं के प्रमाण वगैरह और अनेक तरह के प्रमाण इसके संबंध में। एसएसटी वाले बोलो रे चलो 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 चलो, करवा दो सर, करवा देंगे। खाना वाना खा के तैयार रहना, आधे घंटे में तुम्हारा भाई आ रहा है वापस, चिंता मत करना। जीव ने आराम नहीं है, बस बच्चों का पेपर हो जाए, तुम मेरे दोस्तों का पेपर हो जाए, उसके बाद मैं आराम से रेस्ट करूंगा 2-3 दिन 5 दिन। अभी मेरे को कोई भी वो जिम में क्या जगह मारवाड़ी में क्या जिम हो रही कोनी के एक जगह बैठा रह जाऊं ना भाई, बच्चों का पेपर है। अकबर के गुजरात अभियान 1573 में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अकबर के गुजरात अभियान के समय में कौन से राजा ने है वो सहयोग दिया था, ये राय सिंह का यहां पर होगा। जो है राय सिंह ने 1573 में कठौली का युद्ध है, कठौली अलग से भी पूछ सकते हैं आप लोग, मिर्जा बंधुओं को पराजित करवाने में, और राजपुताने का कर्ण कहते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल था। सालीवान, मानसिंह, जगन्नाथ कछवा, सैयद हाशिम बरहा, मानसिंह, जगन्नाथ कछवा। दिए गए ऑप्शन में ए या डी, ए या डी देखिएगा। तो सालीवान जो है क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ये शामिल नहीं था, सैयद हाशिम बरहा शामिल ना था नेतृत्व के अंदर, तो सालीवान है वो शामिल नहीं था। कौन सा शामिल था, सॉरी, सालीवान शामिल था, ये बाकी वाले शामिल नहीं थे। ये क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के राजा रामसा तोमर थे ना उनके, और लास्ट ईयर हल्दीघाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के सेना नायक ज्यादा पूछे गए थे, इनको थोड़ा देखना, वापस पूछा जा सकता है। करवा दो सर, ठीक है करवा दे, तैयार रहना, खाना वाना खा के। भोजन हो गया सबका, रात के 10 बज रहे। हाँ, मैं नींद कम लूं चलेगा, आप लोग नींद ज्यादा लेना, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी मेहनत कर लूंगा अब लिए अगले 1-2 दिन थोड़ी, ठीक है। एसएसटी का मॉडल पेपर करवा दो, ठीक है करवा देंगे। हल्दी घाटी युद्ध में जगन्नाथ कछवा, मान सिंह, ये सब आपको याद रखने हैं। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी। अब ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं, कई सारी सैन्य टुकड़ियां थी, उनके अंदर कौन सा सैन्य टुकड़ी यहां पर तैनात। 72वीं नहीं थी, प्रथम बॉम्बे कैवलरी थी, 30वीं थी, 15वीं थी, 30वीं थी, 15वीं थी, प्रथम थी, लेकिन 72 वाली नहीं थी। क्रांति की शुरुआत 28 मई से होती है, और ये प्रश्न हमेशा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप ABCD के अंदर ऑप्शन ये आएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांतियों के स्थानों का कालक्रम सुमिलित कीजिए। तब एक 28 मई वाला सही करते ही बच्चों का प्रश्न ही सही हो जाएगा, और 28 मई को क्रांति की शुरुआत वाला सिंपल सा प्रश्न। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसने विद्रोह शुरू किया, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे कैवलरी है वो गश्त के लिए थी। 72वीं टुकड़ी है वह नीमच में तैनात थी, नसीराबाद में नहीं थी, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की कुल 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, रायनपुरा, खेरवाड़ा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन कौन से साल में हुआ था। नवीन राजस्थान का प्रथम प्रकाशन 1922 में हुआ था। ये विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से 1922 में शुरू किया गया था, और ये राजस्थान सेवा संघ का आधिकारिक समाचार पत्र था। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1923 में नाम बदलकर तरुण राजस्थान हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समस्याओं को उजागर करना उस समय इसका लक्ष्य था। 1298 में जालोर के निकट है वो कांदर देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से हराया था। इसमें उलूग और नुसरत था, उलूग और नुसरत दोनों शामिल थे। 1298 में जो है गुजरात से लौट रहे थे, तब अलाउद्दीन की सेना को हराया था। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 96 क्वेश्चन है। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक चिरंजीव लाल अग्रवाल थे। इन्होंने आंतरिक मतभेद और हीरालाल शास्त्री से नीतियों के विरोध स्वरूप की थी।
स्थापना 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अंदर आंतरिक मतभेद के बाद में। ये 31 के अंदर और 36-37 के अंदर पाटनी जी और जमनालाल बजाज का नाम याद रखना। आजाद मोर्चा भी 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र द्वारा गठित किया गया था। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना शोभालाल गुप्त ने दिए गए में से आपके सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर इसकी स्थापना की थी। हरिजन सेवा आश्रम शोभालाल गुप्त द्वारा किया गया था। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम आपके किसने स्थापित किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। और हातल गांव सिरोही के अंदर हातल सिरोही जो इनका जन्म स्थान था किसका? गोकुल भाई भट्ट, जो राजस्थान के गांधी हैं, इनकी जन्मस्थली रही है। निम्नलिखित में से किसे बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? बृहत्तर राजस्थान के अंदर शामिल होने वाली किस रियासत का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा था? बृहत्तर राजस्थान में शामिल होने वाली किस रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में से करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बूंदी, यहां पर थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया एरिया के हिसाब से। तो अब देखो, क्षेत्रफल वाला पिछली बार आरपीएससी मूल किताबें बहुत ज्यादा कर रही थी, इस बार एसआई वाला पेपर हो, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड वाला तो उससे भी इजी पेपर था, और सेकंड ग्रेड में तो मैं आशा कर रहा हूं कि मीडियम पेपर ही आएगा, कठिन नहीं आए। तो क्षेत्रफल से तुलना ये दी गई है, बूंदी 2200 है, बांसवाड़ा करौली 1200 है। ठीक है, बृहत्तर राजस्थान चौथा चरण था 30 मार्च को, और बाकी सभी रियासतों के अंदर सबसे बड़ी मारवाड़ थी जो विकल्प के अंदर है नहीं। पाबूजी के बारे में कथन दिए गए हैं। पाबूजी के पास केसर काल में घोड़ी बा पाबूजी ने सोया जी, ठीक है। और पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ में, क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर देखिएगा, पुंगल की अमरकोट की राजकुमारी के साथ हुआ था, अमरकोट, ठीक है, पुंगल की नहीं। तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, तो ये दोनों हट गए। तो देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था पाबूजी महाराज ने। पाबूजी, एक प्रश्न एलडीसी में पूछा गया था 5 दिन पहले, क्या पूछा गया था? पाबूजी का उपनाम क्या है? पाबूजी का उपनाम भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए अश्वरोही। अब ये प्रश्न एलडीसी के अंदर पूछा गया था, ठीक है, अभी 5 तारीख को, और इसलिए इनको पाबूजी को हम कहते हैं भाला लो इनको कहते हैं। सर्रा रोग के देवता है ना, ऊंटों के रक्षक, सर्रा रोग देवता, और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। और मेयर मुसलमानों के पीर, और अनेक नाम हैं, और भी बहुत सारे हैं। भाला लो नाम अगर आप याद रखते हो, ऐप में पढ़ाते हम डिटेल में सारी चीजें लिखाते हैं, अगर आप भी याद रखें, भाला लो इनको उपनाम है। अब बाकी सभी लोग देवता भी आपको दिखे, तलवार ली है तो तेजाजी महाराज है, भालालो है पाबूजी है, कोलुमंड फलोदी थाली नृत्य इनका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केसर कालमी है, अमरकोट की सोडा राजकुमारी फूलमदेव से विवाह होता है, जिंदराव खींची की देवल चारणी को छुड़ाने का प्रयास किया था, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं इनको। लेकिन प्रश्न आता है, लक्ष्मण के वंशज कौन है? रामदेव जी। लक्ष्मण के वंशज, तो लक्ष्मण के वंशज है वो आपके रामदेव जी। ऊंटों के देवता, प्लेग, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, और भालालो इनका उपनाम है। तो फाइनल क्वेश्चन फॉर यू, 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है। अमृतसर अधिवेशन 1919 का कांग्रेस का बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है, वो निम्न में से किस व्यक्ति ने रखा था? ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये ऑप्शन इसमें। बिजोलिया किसान आंदोलन 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इसकी मांग रखी थी तिलक ने, अपने मराठा में किसानों के संबंध में आवाज उठाई थी, ठीक है। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को जांच के लिए भेजा था। बिजोलिया आंदोलन 44 साल तक, और भारत का मतलब अहिंसक आंदोलन था, ये भी ऑप्शन में याद रखें, और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। तो भाई आज की क्लास ये समाप्त होती, एक पेपर और बचा है, क्या कहते हो सभी बच्चे? बच्चे तो क्या सब बड़े ही हैं। अब कई बार मैं बेटा कहता हूं तो बच्चे कई बार मुझे कहते हैं सर इतने बड़े बेटे आप संभाल नहीं पाओगे, तो मैं कह देता हूं प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, चले जाओ और हंसते हंसते पेपर को
एकदम बढ़िया अटेम्प्ट करके आओ। जिंदगी में कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन हिम्मत के साथ चीजों का मुकाबला करना जरूर सीखना। आपसे बड़ा पेपर नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व है, वो पेपर से बड़ा है। तो अपनी पर्सनैलिटी को कभी र्यून मत कीजिए, खराब मत कीजिएगा। नींद अच्छी लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। जितनी मेहनत जिसने की है उस अनुपात में मां सरस्वती आपको फल देगी। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी एसएसटी वालों के लिए थोड़ी देर में हाजिर हो रहा हूँ। तो आज थोड़ा, और कल एसएसटी की 12 घंटे मैराथन भी है, और सुबह ज्योग्राफी और पॉलिटी के 100 प्रश्न मेरी हिस्से में मैं जो मैं आपको करवा सकता हूँ कराऊंगा। और सर पेपर लीक करवा दो, अच्छा ये एक तरह से जो है, हाँ पेपर लीगल तरीके से मेहनत के दम पे 4-5 पेपर करवा दिए, ऐसे ही पेपर आएंगे, ठीक है। हाँ मेहनत के दम पर करवा दो, ये सही बात है। और बाकी पूरे साल पढ़ें आप। कोई डाउट हो टीम को कॉल करें, मुझे पूछे, आपकी कोई समस्या हो। और ये क्लास कल लाइव रहेगी। फिर मत कहना सर लाइव के बाद हट कैसे गई, कई बार साउंड चली जाती है, कुछ हो जाता है तो कॉपीराइट आ जाता है, बड़ी क्लास का इशू रहता है। तो ये 1100 प्रश्न है, 8 सब्जेक्ट लाइव चलेंगे। और सुबह में, अब हालांकि मेरे ऊपर लोड तो बहुत पड़ रहा है, जीव करता है फटाफट तुम लोगों का पेपर हो जाए। जीव तो मेरा ऐसा करता है कि फटाफट पेपर संपन्न हो जाए और फिर हम रेस्ट करें। और हमारे खून में ये आदत है कि लाख तलवारें सिर की तरफ आती हो, लाख तलवारें सिर की तरफ आती हो, सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। तो जब तक पेपर नहीं हो जाए तब तक हम हार नहीं मानेंगे, और जितना हम फाइट कर सकते हैं हम फाइट करेंगे। जिस लेवल की हमारी तैयारी है उस लेवल को देखते हुए हम एग्जाम में बैठेंगे, और बेस्ट की आशा के साथ में। अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की जिंदगी में आशा कीजिए और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहिए। जवानी के अंदर अगर आपकी पर्सनैलिटी में आप अप डाउन अगर फेस नहीं कर सकते, तो आप अपना पर्सनैलिटी को ऐसी डेवलप कीजिए कि आप अप्स एंड डाउन को फेस करें। दुख और सुख, विपरीत परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति। गीता में कहा गया है, दुकेश्वनु द्विग्न मन सुकेशु विगत स्पर वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचिते। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनना है। जैसी भी तैयारी हो, अगर लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, तैयारी अच्छी होगी तो भी अपना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और तैयारी कमजोर है तो भी डरना नहीं है। संभाव से जाइए, पेपर दीजिए। खूब सारा आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और बढ़िया पेपर दे के आइए आप सभी साथी। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, सबसे बड़ी चीज थे प्रेम, वो मेरा आपके साथ में है। इस जीवन में आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बंधु जो आपके क्लोज हैं, सगे वाले, वो ये खुश होंगे सक्सेस पर, और दूसरा मैं खुश होऊंगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरी कायनात घूम लीजिए, कोई भी आपकी सफलता से खुश होने वाला नहीं है। तो आप और हम मिलके खुश होते हैं। और देखो अपना माइंड मैप भी आज 10 लाख बच्चों का लगभग होने वाला है 2 साल के अंदर। इतना प्यार किसी कोचिंग को नहीं मिला जितना माइंड मैप को मिला। इस प्यार की बदौलत मैं इतनी क्लासें बैक टू बैक भाग भाग के, न नींद है, न चैन है, न खाना है, न रूम से बाहर जाना है, न घर से बाहर जाना है, न किसी से कॉल पे बात होती है। लगातार लगा रहता हूं कि पेपर नजदीक आ चुके हैं, फटाफट बच्चों की क्लासेस हो जाए। ऐसी लगन जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, 4-6 महीने भी पूरा राजस्थान टॉप करोगे, भले शीट 10 ही हो। अपनी पढ़ाई के लिए जान झोंक दीजिए, इतनी कठिन भी नहीं है पढ़ाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।